हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जो सीरीज़ हमने शुरू की है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने की, उसी सीरीज़ में हम आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम बात करेंगे उनके कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इससे पहले हम और वीडियो डाल चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर इसमें बहुत ही बेसिक से और लोअर लेवल से लेते हुए चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट मान लो क्लियर भी नहीं है तो भी हम उसको लोअर लेवल से शुरू करेंगे। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। ये पूछ रहा है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऑप्शन किस में होता है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पे ना जाते हो, हम एक काम करते हैं, इसमें जो है हम एक एक बार सभी का देख लेते हैं किस तरीके से रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास अमीबा। इस इमेज में अमीबा का जो है फिशन दिखाया गया है। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या है, बहुत ये दिखाते हैं कि अमीबा जो है बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। बिल्कुल होता है, नेचुरल मोड ऑफ इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीबा में मल्टीपल फिजन नहीं हो सकता है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए जो है मैंने यहाँ पर जानबूझ के ऐसी इमेज को यूज़ किया है जहाँ पर दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बाइनरी फिजन भी दिखाया गया है और मल्टीपल फिजन भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में यहाँ पर बाइनरी फिजन है। तो बाइनरी फिजन में देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। देखिए, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो इज योर न्यूक्लियस। और उसके बाद जो काइनेसिस वर्ड है, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। इसका मतलब सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। अब देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डीएनए कॉपी होगा जो कि न्यूक्लियस में अवेलेबल है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की कॉपिंग होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए न्यूक्लियस की पहले कॉपी होगी। तो इसीलिए पहला जो स्टेप होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल। तो इसका मतलब है यहाँ पर सेल डिवीजन की बात हो रही है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो रहा है, या आप कहिए रेप्लिकेशन हो रहा है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है जहाँ पर सेल का डिवीजन हो रहा है। मतलब अभी एक सेल जो है दूसरी सेल में कन्वर्ट हो रही है या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये दो पार्ट, एक सेल यहाँ पर बन गई है, दूसरी सेल यहाँ पर बन गई है, और बाद में ये इंडिविजुअल दो डॉटर सेल बन के आई हैं। तो पेरेंट सेल से जब बाइनरी फिजन होगा तो दो डॉटर सेल निकल के आएंगी, वहां से डिवाइड होके आएंगी, जिनमें दोनों में डीएनए मटेरियल कॉपी होके जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं तो जो हमारी पेरेंट है, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसकी जस्ट एक डुप्लीकेट कॉपी हमें मिलती है। इसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसी तरीके के फोटोकॉपीज या क्लोन्स तैयार होते हैं, जो कि बिल्कुल ही हर तरीके से पेरेंट से पूरी तरीके से मैच करते हैं। आप ये समझ लीजिए उसी की 2 कॉपी जनरेट हुई है। और मल्टीपल फिजन की बात करें, सेम बाइनरी में सेम अमीबा में मल्टीपल फिजन भी हमें देखने को मिलता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होगा, ये सिस्ट है, ये जो पेरेंट सेल है ये क्या करता है, मल्टीपल डिवाइड होता है, और इसके पीछे जो ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है, और इसके अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन्स हो रहे हैं। और जब ये फिजन्स हो जाते हैं और जब ये स्टेबल हो जाते हैं, मीन्स अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये सिस्ट जो होती है ये ब्लास्ट कर जाती है, ये यहाँ से क्या होती है, ओपन हो जाती है, और ये बहुत सारे अमीबा डॉटर सेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अमीबा में केवल बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। तो हमने देख लिया अमीबा में कैसा होता है, मेरा बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन होता है। बात कर लेते हैं ईस्ट की। ईस्ट जो है हमारा यहाँ पर बडिंग के थ्रू होता है। हालांकि हमारा ऑप्शन मतलब आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी हम औरों को भी देखते हुए चलेंगे। बडिंग का मतलब है जैसे हम देखते हैं प्लांट में कोई बड निकल जाती है, कोई छोटी सी कली या किल्ला सा निकलता है जो कि फर्दर ग्रो करता है। तो बडिंग में क्या होता है, ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये एक पेरेंट सेल है, इसका न्यूक्लियस है, राइट, और ये एक बड फॉर्म हो रही है यहाँ से। और आप देखिए मैंने बोला है हमेशा जब भी कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा
होगा उसमें कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा, डीएनए रेप्लिकेशन पहले होगा। तो सेम चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन ये कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, राइट। और उसके बाद ये बाद में ये सेल क्या हो रही है, 2 इंडिविजुअल में डिवाइड हो रही, मतलब जब बड जो है वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा, अलग हो जाएगा उससे और एक इंडिविजुअल की तरह आगे सर्वाइव करेगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन तो हमारा ये क्लियर हो गया, ईस्ट है, लेकिन फिर भी हम प्लाज्मोडियम और लिशमैनिया को भी देखते हुए ही चलेंगे यहाँ पर। हो सकता है कभी और किसी ऑप्शन में आपको मिल जाए ये वाली चीज़ें भी। प्लाज्मोडियम में देखिए, प्लाज्मोडियम में सेम मैंने आपको बताया अमीबा के केस में मल्टीपल फिजन होता है, प्लाज्मोडियम के केस में भी मल्टीपल फिजन होता है, ध्यान रखिएगा मल्टीपल फिजन होता है। सेम प्रोसेस है, ये सेल है, ये सेल क्या करता है, इसके अंदर न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होता है और मल्टीपल सेल्स तैयार होती हैं, और मल्टीपल सेल बाद में क्या होता है, ये सिस्ट यहाँ से ब्रेक कर जाता है। इसके बाद जो नंबर ऑफ सेल्स जनरेट हुई हैं सिस्ट के अंदर, वो क्या करती हैं, बाहर निकल जाती हैं और इंडिविजुअली क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। इस इमेज में आपको और क्लियर होगा, देख लीजिए यहाँ पर ये क्या कर दिया है, यहाँ पर ये ब्लास्ट हो गया, सिस्ट ओपन हो गया और ये बाहर निकल आए हैं। तो प्लाज्मोडियम में हमारा मल्टीपल फिजन होता है। प्लाज्मोडियम हमारा मलेरियल पैरासाइट, ये ध्यान रखिएगा, ये मलेरियल पैरासाइट है, तो मलेरिया जो फैलता है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू ही फैलता है। तो हो सकता है कभी आपको ये क्वेश्चन भी ऐसा देखने को मिल जाए। नेक्स्ट ऑप्शन आइए लिशमैनिया। लिशमैनिया में एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है। देखिए बाइनरी फिजन हम मैंने बात की थी अमीबा में, और यहाँ पर भी मैं बाइनरी फिजन की बात कर रहा हूँ लिशमैनिया में, लेकिन इन दोनों की बाइनरी फिजन में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। देखिए जो डिवीजन हो रहा है, जो फिजन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, बाइनरी फिजन जो है अमीबा में जो हो रहा है वो कैसा है कि किसी भी ओरिएंटेशन पर हो सकता है। मतलब आप एक फुटबॉल लीजिए स्फेरिकल शेप की, और उसको आप किसी भी लाइन से किसी भी एंगल से तोड़ दीजिए, मतलब उसमें कोई ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जैसा कोई भी रोल नहीं है। मतलब जहाँ से अमीबा ब्रेक होगा, मतलब अगर मैंने अमीबा का ये कोई शेप ले लिया है, तो अमीबा को मैं यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, ये सभी जगह से क्या करेगा, ग्रो कर सकता है। या इसका जो बाइनरी फिजन है वो कहीं से भी हो सकता है। लेकिन लिशमैनिया के केस में ऐसा नहीं है, बाइनरी फिजन जो होना है वो लॉन्गिट्यूडनल होना है, ये ध्यान रखना। मतलब ये जो लिशमैनिया के केस में जो बाइनरी फिजन होता है ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल होना है, कभी भी ट्रांसवर्स होगा तो नहीं होगा। मतलब ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। अगर ट्रांसवर्स होगा तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये ऐसे डिवाइड होगा, मतलब एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये ट्रांसवर्स हो रहा है, ठीक, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है। अगर ट्रांसवर्स होता तो ऐसे होता, तो ये वाला मतलब लिशमैनिया में इस तरीके का जो है डिवीजन नहीं होता। इसका मतलब लिशमैनिया में जब भी बाइनरी फिजन होगा वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या अमीबा में कोई ओरिएंटेशन जैसी कोई चीज़ है? नहीं, अमीबा में जैसे चाहो वैसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ हमने देख लिए चारों ऑप्शन, एक एक करके हमने इसको समझ भी लिया कि किसमें किस तरीके के फ्यूजन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चार ऑप्शन है आपके पास, ओवरी, यूट्रस, वास डेफरेंस, फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ओवरी में नहीं कंट्रीब्यूट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन नहीं कंट्रीब्यूट करता है। तो देखते हैं, एक बार हम इसके डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को जिसको नहीं आता है आज की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता है और पूरे तरीके से एम्ब्रियो का डिटेल या फीमेल रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में पूछ लिया जाता है। हो सकता है कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूछ ले तो वहाँ भी आपको डायग्राम ये बनाना ही पड़ेगा। इवन वहाँ तो आपको ऐसे 4 डायग्राम जो हैं वो बनाने पड़ेंगे और इंडिविजुअल फेजेस जो है मेंस्ट्रुएशन के दिखाने पड़ेंगे। चलिए तो मेजर हम एक एक चीज़ देखते हैं। ओवरी, देखिए ये रहा, दिस इज ओवरी, ठीक है ना, ये वाला जो ये होता है ओवरी। ओवरी में क्या होता है, एग्स होते हैं, ओवरी में एग्स होते हैं।
क्या ये मैच्योर्ड एग होते हैं? नहीं, मैच्योर्ड एग नहीं होते हैं, बस इसमें एग होते हैं। जब एक फीमेल प्यूबिक एज को क्रॉस करती है, जब उसमें सेक्स हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, तो इनमें से क्या होता है, एग मैच्योर होना शुरू होता है, और एग मैच्योर होके क्या होता है, जाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो एग मैच्योर होके क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो पहले महीने यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में एग जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दूसरे महीने में एग जो है वो यहाँ पर जाएगा। मतलब ऑल्टरनेट आता है, पहले महीने में इस ओवरी से आएगा तो दूसरे महीने में इस ओवरी से आएगा। क्यों आएगा पहले महीने में यहाँ से ऑल्टरनेट क्यों करता है? क्योंकि भाई देखिए, ओवरी जो फीमेल बॉडी है उसको रिपेयर होने के लिए भी टाइम चाहिए, या एग को मैच्योर होने के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे एक एग इस ओवरी लेफ्ट साइड की ओवरी से आएगा, तो दूसरा वाला एग जो है वो राइट साइड की ओवरी से आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़, क्या ओवरी फीमेल का पार्ट है? बिल्कुल है। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। यूट्रस देखते हैं। सो दिस पोर्शन इज नोन एज यूट्रस। ये वाला पोर्शन ये लिखा हुआ है यूट्रस, ठीक है ना। यूट्रस में क्या होता है, जो एग होता है, जो ओवम होता है, मैच्योर्ड एग होता है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या करता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। कब इम्प्लांटेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जब ओवम जो है एग के साथ मिल चुका होगा और फर्टिलाइज हो चुका होगा। तो क्या यूट्रस फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है? हाँ जी बिल्कुल है। इधर आइए, वास डेफरेंस। क्या आपको कहीं भी वास डेफरेंस दिख रहा है? यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रे, ओवेरियन लिगामेंट, मायोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर, पेरीमेट्रियम लेयर, सर्विक्स, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको वास डेफरेंस नहीं देखेगा। आगे एक क्वेश्चन आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ पर हम देखेंगे वास डेफरेंस, उसका फंक्शन भी वहीं पर देखेंगे। तो आंसर तो हमें मिल गया, वास डेफरेंस हमारा आंसर है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब भी एक बार देख ही लेते हैं कहाँ पर है। तो देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। तो होता क्या है, एग जो है ये फिम्ब्रे जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये फिम्ब्रे इस तरीके से प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करता है, एग जो है फिम्ब्रे होल्ड करता है मैच्योर्ड एग को, और इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए ये क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है, या ओविडक्ट के थ्रू मूव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हमको मिल गया है वास डेफरेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बात कर रहा है, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा उसी में है ये, तो मैं यहाँ पर आई थिंक डायग्राम मैंने लगा दिया है। तो देखो वास डेफरेंस है ये हमारा, तो आप देखिए वास डेफरेंस जो है मेल में यहाँ पर है। अब आ गया है तो डायग्राम में आपको बता ही देता हूँ। देखिए दिस इज द टेस्टिस, जहाँ पर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म जो है वो क्या करता है, ये जो है ये इस ट्यूब के थ्रू आगे चलता है। जो ट्यूब होती है इसी को हम बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है ना। तो वास डेफरेंस वो ट्यूब है जिसमें टेस्टिस जो स्पर्म जनरेट कर रही है, जो मेल्स गैमीट जनरेट कर रही है, वो इसी के थ्रू होते हुए आगे आएंगे, वो ट्यूब होती है। तो वास डेफरेंस किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन में आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही बात की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। द एंथर कंटेन्स सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल एंड पोलन ग्रेन्स। तो इनमें से एंथर क्या रखता है, तो फटाफट हम एक बार एंथर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में एंथर दिखाया गया है, और एंथर में आपको पहले तो एक चीज़ बता दूं, एंथर जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एंथर है, और अगर इसका हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से चार जो है वो क्या है, थैले टाइप से हैं। दीज आर नोन एज पॉलन सैक्स। इनमें एक्चुअली क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। तो फ्लावर के केस में ये जो पॉलन सैक होता है, यही जो है मेल रिप्रोडक्टिव
आप ऐसे समझ लीजिए सेल्स हैं एक तरीके से, ठीक है ना। ये जाके स्टिग्मा पर रुकते हैं और वहाँ से पॉलन ट्यूब वगैरह जनरेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एंथर में क्या होता है, आंसर तो मुझे मिल गया है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एक बार हम फ्लावर को थोड़ा सा हल्का फुल्का सा आइडिया ले लेते हैं, अगर जिसको नहीं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता है तो उसको भी हम एक बेसिक आइडिया सा यहाँ से देते हुए चलेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये फ्लावर का पोर्शन है। यहाँ पर देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, इसी को बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसको दिखाया गया है, ठीक। तो जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ये, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। और पिस्टिल में क्या है, ये वाला एंड क्या है, ओवरी, दिस इज ओवरी। इसका मतलब ये वाला ओवरी, दिस इज ओवरी। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, दीज आर नोन एज ओव्यूल्स। फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स में ही होगा, जो स्वेलन पार्ट होगा ये वाला पार्ट ये ओवरी है, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स में ही होगा जाके ओवरी। दूसरा स्टाइल, ये चीज़ जो दिखाई गई है, ये चीज़ जो है वो क्या है, स्टाइल है, इसका नाम ही स्टाइल है। और तीसरी चीज़ है स्टिग्मा। ये वाला पोर्शन आप देखेंगे, ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था फिम्ब्रे, तो फिम्ब्रे के जैसा ही होता है। ये क्या करता है, होल्ड करता है। स्टिग्मा पर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, जब पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर लैंड करता है, ये उससे चिपक जाता है। इसलिए चिपक जाता है कि अभी ना जाए, दूर ना जाए। तो ये क्या है, इससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे की शुरू होगी। तो ये वाला प्रोसेस आपका स्टिग्मा हो गया। तो ये जो पिस्टिल है, ये पिस्टिल क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर के केस में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये वाला, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिस्टल है यहाँ पर, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या है, स्टेमन है। देखिए ये जो फ्लावर मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है, इसमें एक ही फ्लावर में फीमेल गैमेट भी अवेलेबल है और मेल गैमेट भी अवेलेबल है। ऐसे फ्लावर जहाँ पर दोनों गैमेट अवेलेबल होते हैं, राइट, तो वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इजी होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर केवल या तो फीमेल पार्ट होगा, मतलब केवल आपका पिस्टिल होगा, या कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर केवल और केवल मेल होगा, मतलब जहाँ पर केवल और केवल एंथर होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर फ्लावर में दोनों होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल एक एक पार्ट रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, पपीता का जो पेड़ होता है वो सेम होता है। एक पपीते के पेड़ पे मेल फ्लावर आ सकता है तो डेफिनेटली हो सकता है दूसरे पर फीमेल आए। तो क्या होता है, तभी पपीते का पेड़ कभी भी अकेला नहीं लगाया जाता, उसको ग्रुप्स में लगाया जाता है। ये पॉसिबिलिटी मान के कि भाई कोई मेल होगा उनमें से और अदर फीमेल होंगे, तो उनको वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब मान लो कभी आपने कोई पौधा लगाया, पपीते का पेड़ लगाया, और वहाँ पर सारे फीमेल हैं और सारे फीमेल हैं, तो फ्लावर तो आएंगे आप, लेकिन फर्टिलाइज नहीं होंगे, क्योंकि आसपास मेल प्लांट होना चाहिए ना पपीते का। वहाँ से अगर मान लो आसपास कोई मेल प्लांट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आप देखेंगे अरे ये तो मैंने तो पपीते तो लगाए हैं, बहुत अच्छे फूल भी आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पपीते का फल नहीं आ रहा है। फल तो इसलिए नहीं आ रहा ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हों, राइट। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, एंथर क्या रखता है। हमारा आंसर तो मिल गया, पॉलन ग्रेन होता है, लेकिन हमने ये भी देख लिया ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो पिस्टिल भी जो होता है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। और एंथर हमारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें हमें पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। सेपल्स क्या होता है, ये नीचे छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां सी जो रहती हैं फूल के नीचे, ये सेपल्स होता है। तो आंसर हमारा एंथर में हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो जिसको नहीं आइडिया, बेसिक आइडिया यहाँ पर लग गया होगा। बाकी ये जो है किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है वो कभी हम डिटेल में जब फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तब वहाँ बात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर
क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए दो टाइप के रिप्रोडक्शन सिस्टम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या है, दो गैमीट होते हैं, एक मेल एक फीमेल, दोनों आते हैं, मिलते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज होते हैं और एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ये एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो गया। यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर कोई मेल और फीमेल जैसा कोई चक्कर नहीं है, कोई फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी कर देता है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, और उसके थ्रू जो दूसरा इंडिविजुअल तैयार होता है वो बिल्कुल पहले वाले की या पेरेंट की 2 कॉपी होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है जो इवोल्यूशन थ्योरी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है, वो ये है कि जो मेल और फीमेल गैमीट हैं, जब दोनों मिलते हैं तो मेल के पास अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फीमेल के पास अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब दोनों जब आए, मिले, फ्यूज़ किए तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, पोटेंशियली मोर वायबल होते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट्स के होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव ट्रेट्स वाले क्या करते हैं, वो हिडन हो जाते हैं। तो यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ हमें क्या मिलती है, हमें वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, मतलब बहुत रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को मिला के आएगी, और उन दोनों के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक को वो वहाँ पर क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही वाइड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, और क्वालिटी जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और आप ऐसे समझिए, इवोल्यूशन थ्योरी के बेसिस पर बात करें तो उसके अंदर सर्वाइवल की कैपेसिटी जो है वो अपने पीछे वाले जनरेशन से बहुत ज़्यादा होती है, राइट। चलिए, सेकंड हमारे पास यहाँ पर है गैमेटोजेनेसिस। एक प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, गैमीट्स जनरेट होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फीमेल जो है ओवरी से ओवम जनरेट होता है, तो वो फीमेल का वो गैमीट है, तो हम उसको बोलते हैं oogenesis, मतलब ओवम का जनरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। और टेस्टिकल्स के थ्रू स्पर्म का जनरेशन होना, हम इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसके लिए कॉमन टर्म हमने यूज़ कर दिया है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो मियोसिस प्रोसेस होता है, इसके थ्रू नई जीन कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होती हैं, तो न्यू जीन कॉम्बिनेशंस हमें अवेलेबल होती हैं। तो मैंने वही बात की, इससे हमें क्या होता है, दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं और एक बेस्ट इंडिविजुअल हमें मिलता है। तो यहाँ पर वेरिएशंस मिलती है हमें। वेरिएशन मतलब ऐसा नहीं होगा कि या आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि दो इंडिविजुअल, भले ही दोनों भाई बहन हैं, भले ही एक परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे। भले ही दोनों के पेरेंट्स ही क्यों ना एक हो, वो दोनों नहीं होंगे, वो दोनों बहुत डिफरेंट होंगे। उनके थॉट्स में अंतर होगा, उनके हाइट में अंतर होगा, उनकी अपीयरेंस में अंतर होगा, हर चीज़ में उनके अंतर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं उनमें वेरिएशंस बहुत अच्छा होता है, और जो कि इवोल्यूशन का एक बेसिक, आप समझ लीजिए, फंडामेंटल चीज़ है इवोल्यूशन थ्योरी को, जो कि हमें एक्सप्लेन करती है किसी भी सर्वाइवल से रिलेटेड चीज़ों को। वही सर्वाइव करेगा जिसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस सबसे ज़्यादा होंगे। थर्ड पार्ट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर, ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनमें सर्वाइवल रेट अच्छा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा जीन्स का वो निकल के आते हैं, और यहाँ पर वेरिएशंस होते हैं, और वेरिएशंस की वजह से इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करें, जो नई जनरेशन से या नई कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते
होते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ देना चाह रहा हूँ जो कि बहुत आपको लगेगा या आप उसको अगर रिलेट कर पाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। देखिए अभी हमने पीछे देखा है कि कोविड का समय गया है, और कोविड का समय जब गया है तो हमने ये देखा था कि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी, बहुत दिक्कत परेशानी हुई थी। लेकिन आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि जो छोटे बच्चे थे, जो न्यूली बॉर्न थे, या और मतलब आप समझिए 4 साल 5 साल जो अभी अभी आए थे 4-5 सालों में, वो क्या कर रहे, वो क्या थे, इवोल्यूशनरी बहुत एडवांस थे। उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थे, और उनमें सर्वाइवल जो है वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्वाइवल रेट था उसमें। तो इसीलिए आप देखिए कोविड के ड्यूरेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा हमने नहीं देखा कोई भी कैजुअलिटीज़ होते हुए, बजाय हमने देखा है वहाँ पर जिनकी एज ज़्यादा थी, या आप ऐसे समझिए जिनके कुछ और दिक्कत परेशानी थी पहले से, तो वहाँ पर हमने देखा। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस बच्चों के केस में नहीं देखे, और बच्चों ने उसको बहुत ही बखूबी फेस किया, स्ट्रांगली फेस किया, और उससे निकल के आए। हमने एज सच, मुझे याद नहीं है मैंने कभी न्यूज़ में बच्चों की कोई कैजुअलिटी देखी हो। हाँ, एक नॉर्मल फीवर आया है, सारी चीज़ें हुई हैं। आप देखिए, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इवोल्यूशन, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ वेरिएशन, जहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि वेरिएशन होने से जो भी आगे आने वाली जनरेशन है उसमें कैपेबिलिटी अच्छी होती है सर्वाइव करने के लिए। उसमें कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे जो मेल और फीमेल दोनों से आते हैं, और उसको क्या करते हैं, वाइड रेंज देते हैं कैरेक्टर्स की, राइट। चलिए, दूसरा है दे आर लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई वेरियस डिजीज। तो हमने अभी बात ही कर ली है, क्योंकि इवोल्यूशनरी एडवांस हैं तो जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जेनेटिक इवोल्यूशन हो गया है जिसके थ्रू उनमें जो बीमारियां हैं उसके प्रति एक पहले से एक इम्यून या रेजिस्टेंस डेवलप्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What are the functions performed by the testis in human beings? देखिए टेस्टिस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। टेस्टिस जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हम देखते हैं उसका क्या फंक्शन है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम एक एक बार पहले देख भी लेते हैं। दिस इज ब्लैडर, कभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बस अभी हम फिलहाल पार्ट को देख लेते हैं। ब्लैडर में क्या होता है, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होती है, जो किडनी के थ्रू फिल्टर होकर जो यूरिन आती है वापस, जो वेस्ट हमारा आता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो यहाँ पर जो है वो आता है। तो ब्लैडर यहाँ पर स्टोर होता है। सेमाइनल वेसिकल ये ग्लैंड होता है, जब हम कभी डिटेल में देखेंगे उसका फंक्शन भी वहाँ पर समझेंगे। तो देखिए 3 ग्लैंड आपको मिलेंगे। पहला होता है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा काउपर्स ग्लैंड होता है, और तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स होते हैं, वो काम करते हैं। इसके बाद वास डेफरेंस मैंने पीछे अभी देखा था। वास डेफरेंस हमारा क्या करता है, जो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं इसको ये क्या करता है, कैरी करता है, राइट। तो जो स्पर्म यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं वो इसको लेके आएगा। दिस इज पेनिस एंड दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग। देखिए जो यहाँ से वास डिफरेंस से क्या होगा, स्पर्म आएगा, और स्पर्म बाद में जब कुछ और सीक्रेशंस उसमें मिलेंगे उसके बाद इस स्पर्म को हम सीमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सीमेन है यूरेथ्रल ओपनिंग से ही आएगा। ध्यान रखिएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग से दोनों चीज़ें, यूरिन भी आएगी और उसके बाद इसी यूरेथ्रल ओपनिंग से सीमेन भी आएगा। तो हम कोई 2 पैसेज नहीं है सीमेन और यूरिन के आने के लिए, तो एक ही पैसेज से दोनों आएंगे, और यही एक कारण है कि दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर यूरिन पास हो रही है तो कभी भी स्पर्म या सीमेन नहीं आएगा, अगर सीमेन पास हो रहा था उस ड्यूरेशन पर कभी भी यूरिन नहीं आएगा, ठीक। तो दिस इज दी टेस्टिकल, जहाँ पर यह बात की गई है टेस्टिस की। तो फंक्शंस जो टेस्टिस परफॉर्म करती है, तो एक बार हम फटाफट से पार्ट देख लेते हैं। 2 टेस्टिस होती हैं। देखिए ये टेस्टिस इधर है, इसके पीछे एक पेयर में टेस्टिस है। तो दीज आर दी 2 टेस्टिस, ओवल शेप्ड
मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, सेकंड इज योर पेनिस, थर्ड इज स्क्राउटम। देखिए स्क्राउटम इस बैग को बोलते हैं जिसमें ये टेस्टिस अवेलेबल है, ये जो बैग है। देखिए सैक का मतलब होता है थैला, उसी सैक से ये वर्ड बना हुआ है। तो स्क्राउटम वो बैग है जिसमें टेस्टिस होल्ड होती है। चौथा है वास डेफरेंस, मैंने अभी बताया, यहाँ से स्पर्म आएगा। फिफ्थ है आपका एक्सेसरी ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड साथ में जो काम करते हैं। साथ में कौन काम कर रहा है, हमने देखा सेमाइनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, तीन हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गए हैं। तो फंक्शन क्या है, ये तो हमने पार्ट देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव के फंक्शन देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल के केस में जो सेक्स हार्मोन होता है इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करता है, टेस्टिस के थ्रू उसी में प्रोड्यूस होता है और वहाँ से वो बाहर आता है। तो फंक्शन टेस्टिस का सबसे पहला यही हो गया है कि टेस्टोस्टेरोन बनाना। और दूसरा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ से बनता है और यही हार्मोन बॉडी में सेकेंडरी चेंजेस लाता है, जैसे प्यूबिक एज के बाद शेविंग आ जाना, वॉइस में थोड़ा डेप्थ डीप वॉइस हो जाना, बॉडी के ऊपर हेयर का ग्रोथ होना, स्पेशली लेग्स पर हेयर ग्रोथ होना, ठीक है ना, अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ हो जाना, राइट। तो वहाँ पर जो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कहाँ से आते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। मेल के केस में एक ही हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के केस में दो हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, राइट। तो ये तो थी फंक्शन आपका टेस्टिस का ह्यूमन बीइंग में। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।